आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 180 करोड़ 19 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है और आपको बता दें कि सरकार ने इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन का फैसला किया है। इन बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगेगी, जिसका निर्माण बायोलॉजिकल इवांस ने किया है। इसी के साथ 60 वर्ष से अधिक के सीनियर सिटीजन के प्रिकॉशनरी डोज लगवाने में अब कोमॉर्बिडिटी यानी गंभीर बीमारी की शर्त हटा ली गई है। अब 16 मार्च से 60 साल से अधिक आयु वर्ग के किसी भी व्यक्ति को ये प्रिकॉशनरी डोज लग सकती है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज की कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। आप देश के जाने माने न्यूरो सर्जन हैं। डॉक्टर संजय, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी नमस्कार। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर संजय से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1764 यानी 011-2342-1764 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर संजय, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज सरकार के वैक्सीनेशन को लेकर इस बड़े फैसले से शुरुआत करते हैं। अब इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन का फैसला किया गया है। कितना बड़ा फैसला मानते हैं और इससे कोविड से बचाव में किस तरीके से मदद मिलेगी? जी, ये काफी बहुप्रतीक्षित फैसला था और आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीनों में जो 15 से ऊपर साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है जी, उसमें काफी हद तक सफलता मिली है और उसकी वजह से ही अब हमने स्कूल खोल दिए हैं और परीक्षाएं भी होने जा रही हैं, बोर्ड्स की परीक्षाएं और स्कूल की परीक्षाएं। तो यह सरकार का कदम काफी बड़ा कदम है कि 12 से 13 और 13 से 14 साल के बच्चे जिनका जन्म 2008, 9 और 10 में हुआ है, उनका वैक्सीनेशन 16 मार्च 2022 से होने जा रहा है। जी, तो यह एक ऐसा कदम है जिससे हमें स्कूल की बाकी कक्षाओं को भी खोलने में मदद मिलेगी और पेरेंट्स में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि वो बच्चों को स्कूल भेज सके और जो पढ़ाई 2 साल से बाधित है उसको हम पटरी पर ला सके। जी बिल्कुल। और डॉक्टर संजय, अब सीनियर सिटीजन को जो प्रिकॉशनरी डोज लग रही थी उसमें भी कोमॉर्बिडिटी का जो क्लॉज था उसे हटा लिया गया है, यानी अब कोई भी सीनियर सिटीजन प्रिकॉशनरी डोज लगवा सकता है। ये इस फैसले के बारे में आप बताएं। जी, पहले जो कोमॉर्बिडिटी का कॉलम था उससे थोड़ी सी कुछ लोगों में एक कंफ्यूजन की स्थिति सी रहती थी। ऐसे वैक्सीनेशन के लिए कहीं पर भी कोई सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की जाती थी, बट ये अच्छा कदम है कि 60 प्लस और फ्रंट लाइन वर्कर्स को तो पहले से ही प्रायोरिटी डोज लग रही है। तो इससे हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा जो वर्ग है जो कि वल्नरेबल है जी, 60 प्लस का, उसको हम प्रोटेक्ट करने में काफी हद तक कामयाब होंगे अगर फ्यूचर में कोई वेरिएंट आता है या कोई लहर आती है उससे। जी। और ये जो कोर्बेवैक्स वैक्सीन है, इसके बारे में भी डॉक्टर संजय आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि इसके पहले अगर हम देखें तो जो 15 से 17 आयु वर्ग था उन बच्चों को कोवैक्सीन लग रही थी। अब ये एक नई वैक्सीन आई है, ये किस तरह से फंक्शन करती है और इसको लगाने की कितनी डोजेज हैं और ये कैसे वर्क करती है? देखिए, ये जो वैक्सीन है ये हैदराबाद की कंपनी द्वारा बनाई गई है और इसके सेफ्टी ट्रायल्स और इसके सारे ट्रायल्स हो चुके हैं और डोजेज के बारे में एक विस्तृत गाइडलाइन भारत सरकार की तरफ से जारी की जाएगी
और 16 मार्च 2022 से वैक्सीनेशन चालू होगा। तो यह मैं बताना चाहता हूं कि एक थोड़ा सा अलग तरह का वैक्सीन है और इसमें कई सारे मल्टी सेंट्रिक ट्रायल हुए हैं और कुछ ट्रायल बाहर भी हुए हैं, बाहर की कंट्री में भी हुए हैं। तो जहां तक डोजेस की बात है, इसके बारे में एक विस्तृत दिशा निर्देश का इंतजार करना चाहिए और 16 मार्च से वैक्सीनेशन चालू होगा। जी, और अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालें तो भारतवर्ष में अगर देखें तो 71.1 मिलियन जो बच्चे हैं वो 12 से 14 की कैटेगरी में आते हैं और जिनके लिए अब कम से कम 300 मिलियन कोर्बेवैक्स की डोज की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से 27 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 60 साल से ऊपर हैं और कोमॉर्बिड हैं। 111 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, यानी देश के वरिष्ठ नागरिक हैं। तो अब निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में तेजी आएगी। और आप क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि 15 से 17 आयु वर्ग के जो बच्चे थे उन्होंने बहुत ही एक मोमेंटम दिखाया और जब से स्कूल में वैक्सीनेशन होने लगा तो बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और किसी भी तरह का मतलब मुझे लगता है डॉक्टर संजय कि हम बड़ों को भी बच्चों से नसीहत लेनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने एक अगर हम देखें तो उन्होंने सेल्फी भी लगाते हैं और बहुत एक्साइटेड रहते हैं जब वैक्सीन लगवाने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब ओमिक्रॉन का लहर आया था पिछले 3 महीने पहले, दिसंबर के लास्ट जनवरी के शुरू में, तो करीब वही समय था कि उसी के आसपास से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ और बहुत ही कम समय में हमने काफी बड़ी तादाद में बच्चों को वैक्सीनेट किया है और यह एक बहुत बड़ा कदम है और यह दिखाता है कि अगर एक दूरदर्शी नेतृत्व हो और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं अगर सही दिशा में उनको प्रोत्साहन मिले तो बड़े बड़े लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि इससे वैक्सीनेशन में एक तेजी से रफ्तार मिली है, तो यह मैं बिल्कुल सही मानता हूं और हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में जब हम 16 मार्च से एक हम एज गैप को लोअर डाउन कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन को और रफ्तार मिलेगी। और जितने भी कोविड के डेटा हैं, जो पिछले 2 साल के डेटा हैं, वो इस तरह से इशारा करते हैं कि कोविड का जो मेन खतरा है वो 10 से ऊपर के बच्चों को है। 10 से नीचे के बच्चों में कोविड का इन्फेक्शन यूजुअली काफी माइल्ड या काफी एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो उनके वैक्सीनेशन के बारे में अभी पूरी तरह से कोई कंसेंसस नहीं है। लेकिन हाँ, 10 से ऊपर और 12 से ऊपर के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में चल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है कि भारत सरकार ने भी 12 से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया है और पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा कि इससे पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों को स्कूल भेजने में और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था 2 साल में काफी अस्थिर सी हुई है उसको पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। और डॉक्टर संजय, इस समय लोगों के मन में बस एक ही बात आ रही है कि जैसा कि पहले ट्रेंड देखा गया था, पहली लहर आई, पीक आया, वो शांत हो गई, फिर दूसरी लहर आई, उसका पीक आया, तीसरी लहर आई, उसका पीक आया और फिर स्थिति सामान्य हो गई। तो क्या अभी भी चौथी लहर आने का खतरा है? क्योंकि पीछे चीन में भी बहुत सारी ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि जिसमें वहां पे कई जगह लॉकडाउन लगाया गया है। तो ऐसी स्थिति में किस तरह की संभावना आपको कोविड की आगे भविष्य में दिखती है? देखिए, कोविड की जो सिचुएशन चाइना में है और बाकी विश्व में है, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि चाइना ने 0 कोविड पॉलिसी अभी भी अपनाई हुई है जी, और बाकी जो कंट्री है उन्होंने 0 कोविड पॉलिसी को त्याग दिया है। तो इसका असर ये हुआ है कि चाइना में अगर एक केस मिलता है तो पूरे शहर को लॉकडाउन कर देते हैं और टेस्टिंग ट्रैकिंग मैकेनिज्म चालू करते हैं। लेकिन बाकी कंट्रीज ने थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू लिया और इसको देखा कि इससे कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं हासिल होता है और लोगों को इनकन्वीनियंस ज्यादा होता है। तो जैसे आपने ब्रिटेन का मॉडल देखा होगा, यूएस का मॉडल देखा होगा कि लोगों को वैक्सीनेट कर दिया और वैक्सीनेट करने के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश हुई और भारत सरकार ने भी करीब करीब वही दिशा निर्देश अपनाए हैं और ये एक अच्छा कदम है। इससे लोगों में फटीग नहीं आएगा।
तो जहां तक लहर की बात आप कह रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब सेकेंड वेव आई, डेल्टा वेव लास्ट ईयर समर के टाइम में, मार्च अप्रैल मई में काफी सीवियर लहर थी। तो उसके बाद एक स्पेकुलेशन होने लगा कि तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी। कोई कहता था जुलाई में आएगी, कोई कहता था अगस्त में आएगी। तो ये इसको एक साइंटिफिक तरीके से देखना चाहिए। और साइंटिफिक तरीके से देखने का नजरिया क्या है कि अगर वायरस में कोई म्यूटेशन होता है या कोई नया वेरिएंट आता है, तभी लहर आएगी। ऐसे आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि लहर कब आएगी। जैसे आपने देखा कि एक खबर आई नवंबर के मिडिल में कि ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आया है। तो जैसे ही वो वेरिएंट आया, लोगों को पता चला कि ये काफी तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, इसमें कई सारे म्यूटेशन है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी कि यह वेरिएंट जो था, ये माइल्ड वेरिएंट था, ये लंग को टारगेट नहीं कर रहा था जी। तो फैला काफी तेजी से इन्फेक्शन, लेकिन बहुत ही माइल्ड वेरिएंट था। तो इससे डेथ कम हुई, इससे मॉर्बिडिटी कम हुई, और जिसकी वजह से लहर आई और लहर चली गई। और आपने देखा होगा कि अब तो पूरे देश में 2 से 3 हजार केसेज आ रहे हैं जी। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे पैंडेमिक आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे वायरस का रूप भी बदल रहा है। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि ओमिक्रॉन जैसे एक माइल्ड वेरिएंट था और जिससे तेजी से जो इन्फेक्शन था फैला, लेकिन मॉर्बिडिटी और डेथ कम हुई, उसी तरह अगर फ्यूचर में भी कोई लहर आती है मान लीजिए, तो उससे भी ज्यादा माइल्ड होगा और धीरे धीरे इसी तरह से करके पैंडेमिक एंडेमिक में बदल जाएगा। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कोई प्रेडिक्शन करके कोई पैनिक नहीं फैलाना चाहिए और लोगों को लेकिन इसके लिए आश्वस्त करना चाहिए कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी वेरिएंट आए, माइल्ड हो या सीवियर हो, उससे उनको प्रोटेक्शन मिले जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1764 पर कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और आज के हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं गाजियाबाद से सुभाष चंद जी। सुभाष जी नमस्कार। सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कोरोना की वैक्सीन है जी, जब ये बॉडी में लगा ली जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, तब इनका फंक्शन कैसा होता है? उसके पुराने वाली जो बॉडी की इम्यूनिटी है जी, क्या वो कम हो जाती है या उसे बूस्ट करती है? जी डॉक्टर संजय, वैक्सीन कैसे इम्पैक्ट करती है, कैसे प्रभाव डालती है अपना, ये जानना चाहते हैं। जी, इनका सवाल अच्छा सवाल है और मैं एक कॉमन लोगों के मन में उठने वाला सवाल है। तो कोई भी वैक्सीन जो होता है वो किसी वायरस के विरोध में बनाया जाता है। तो ये बॉडी की इम्यूनिटी को डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और वैक्सीन के काम करने के कई तरीके होते हैं, जैसे इसका टारगेट बी सेल और टी सेल जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो डिसाइड करती है और उसी के थ्रू ये मीडिएट होता है। और जैसा आपने देखा होगा कि जो पहले चक्र में वैक्सीन लगा, कोवैक्सीन कोविशील्ड, उसमें 2 डोजेस दिए जा रहे थे। कोविशील्ड में गैप थोड़ा ज्यादा था, कोवैक्सीन में गैप थोड़ा कम था, 4 से 6 हफ्ते का गैप था। तो जो पहला डोज लगता है उसमें बॉडी की इम्यूनिटी जो है उसको एक ये कह सकते हैं कि जस्ट सेंसिटाइज करती है और एंटीबॉडी तो बनता है लेकिन सेंसिटाइजेशन होता है। लेकिन जो एडिक्वेट एंटीबॉडी बनती है वो दूसरे डोज के बाद बनती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी वैक्सीनेशन कराएं वो कंप्लीट डोज कराएं। एक डोज लगाने से एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती है। तो वैक्सीनेशन कंप्लीट करें और यह मानकर चलें कि जो वैक्सीनेशन कोविड के अगेंस्ट हो रहा है उससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और मजबूत होगी और कोविड से लड़ने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। और गाजियाबाद से ही हमारे अगले कॉलर हैं यामीन भाई रेडियो वाला। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, संजय सर को भी जी नमस्कार। सर मैं जानना चाह रहा था, उसी लहर में लोग संक्रमित हो गए थे, क्या
ठीक हो गए वो अभी, लेकिन अब भी उनकी याददाश्त कम हो गई, नींद न आने की दिक्कत आ गई, तो उसका असर दिमाग पे पड़ा है। जी डॉक्टर संजय, ये न्यूरोलॉजिकल जो इम्पैक्ट थे कोविड के, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो थर्ड वेव थी, सेकेंड वेव थी? जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि कुछ लोगों में कोविड इन्फेक्शन के बाद एक लॉन्ग कोविड जिसको कहते हैं की समस्या होती है, और उसमें ये समस्या कई तरह की हो सकती है। जैसे कुछ लोगों में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, कुछ में न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम, कुछ में चेस्ट के सिम्टम होते हैं, कुछ में बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं। तो जो इनके सिम्टम नींद नहीं लगने और थकान और जो बाकी एक कॉग्निशन जिसको हम मेमोरी कहते हैं, उससे संबंधित जो शिकायतें हैं, ये कॉमन है। इसमें हम लोगों के पास भी इस तरह के मरीज आते हैं जो इस तरह की शिकायत करते हैं कि कोविड का इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद से उनको नींद लगने में दिक्कत होती है और याददाश्त में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये देखा गया है कि कई जो मरीज हैं या कई जो मरीज इस तरह की कंप्लेन करते हैं, उसमें थोड़ी एंजाइटी ज्यादा होती है और एंजाइटी पैनिक सिचुएशन। तो एंजाइटी और पैनिक सिचुएशन से बचें, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप अपने चिकित्सक से राय लें। लेकिन अगर आप एंजाइटी पे काबू पा लेते हैं, जैसे कई लोगों को मैंने देखा है कि इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू प्रिंट मीडिया या थ्रू अपने जो मित्र हैं या रिश्तेदार हैं, तो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी कई बार घातक हो जाता है। तो अगर आप एंजाइटी पे काबू पाते हैं और अगर आपको सिम्टम लगता है कि आपको अपने फिजिशियन से डिस्कस करना चाहिए, तो आप डिस्कस करें। और मेरे ख्याल से इसको कंट्रोल करना या इसको ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको एंजाइटी पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर संजय, आज के इस हम ये कह सकते हैं मेट्रो लाइफ में या जिस तरह का हमारा आसपास का वातावरण है, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इस तरह की चीजें बड़ी आम हो गई हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि एंजाइटी और डिप्रेशन, इनमें क्या फर्क है? कब एंजाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है? देखिए, एंजाइटी और डिप्रेशन कई बार अलग अलग होता है, कई बार एक साथ भी होता है। तो एंजाइटी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना और उस ये मानकर चलना कि कई बार उसमें निगेटिव थिंकिंग भी हो जाती है कि अगर कोई ऐसा चीज होगा तो हमारे अगेंस्ट में होगा। तो उससे बेसिकली हम एंजाइटी का नाम देते हैं। और अगर एंजाइटी लंबे समय तक परसिस्ट करता है तो उसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन डिप्रेशन का के जो सिम्टम होते हैं उसमें मरीज समाज से कटने की कोशिश करता है, अकेले में रहना पसंद करता है और वो थोड़ी सी बात पे भी हो सकता है कि बहुत भावुक हो जाए, बहुत ज्यादा रोने लगे। और कई बार अगर स्थिति बहुत सीवियर हो जाती है तो उसमें मरीज के मन में इस तरह के भी ख्याल आते हैं कि वो सुसाइडल थॉट्स जिसको कहते हैं। तो इसके एक स्पेक्ट्रम है। तो अगर मान लीजिए कि सिम्टम माइल्ड है तो जस्ट काउंसलिंग से उसको ठीक कर सकते हैं। अगर सिम्टम कई बार सीवियर है तो उसमें दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के या डिप्रेशन के, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें, अपने फैमिली मेंबर से जरूर डिस्कस करें, अपने मित्रों से जरूर डिस्कस करें। और कई बार तो ये होता है कि डिस्कस करने से ही समस्या 70-80% दूर हो जाती है। तो इसको डिस्कस करें, इसको छुपाएं नहीं। इसका ये कोई छुपाने वाली चीज नहीं है। आप सबको थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है और कई बार तो एंजाइटी अच्छी चीज के लिए होती है। जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, अगर थोड़ी एंजाइटी है तो आप परफॉर्म बेटर करते हैं। तो एंजाइटी थोड़ी बहुत सबको है, लेकिन अगर वो एक सीवियर रूप धारण कर लेता है तो आप उसको जरूर अपने चिकित्सक से उसकी राय लें। जी। और दिल्ली से सुनील झा का कॉल ले लेते हैं। सुनील जी नमस्कार। हेलो जी सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मेरा 2 सवाल है। एक तो पहला सवाल ये है, जैसे मेरे को घर में कोई दरवाजा बंद करके कहीं बाहर चला जाता है 1 घंटे 2 घंटे के लिए बंद करके बिल्कुल, तो हमें घबराहट आने लगता घर में।
और दूसरा सवाल ये है, जो ये नया वैक्सीन 12 साल से ऊपर वाले को लगेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ कितना से कितना तक होना चाहिए? ओके जी, डॉक्टर साहब बताएं। जी, तो इनका जो पहला सवाल है कि अगर कोई दरवाजा बंद कर दे तो इनको घबराहट होती है, तो इसको हम अपने मेडिकल टर्म्स की भाषा में क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि उन्हें लिफ्ट में घबराहट होती है, मेट्रो में घबराहट होती है, या हवाई जहाज में घबराहट होती है, तो यह एक कॉमन सिम्टम है। तो इसको आप डिस्कस करें अपने डॉक्टर से। कई बार काउंसलिंग से ही इसमें काफी फायदा होता है। कई बार मेडिकेशन थोड़े दिन के लिए देने से भी पेशेंट काफी ठीक हो जाता है। तो इसको जरूर डिस्कस करें अपने डॉक्टर से, और इसका इलाज संभव है। दूसरा इनका सवाल था कि वैक्सीन का किस साल जो बॉर्न हुए बच्चे उनको वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे जिनका जन्म 2008, 2009 और 2010 में हुआ है, यानी वो 12 साल के ऊपर के हैं, वो वैक्सीनेशन के पात्र होंगे। जी, और बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। रिंकी जी नमस्कार। हेलो रिंकी जी, नमस्कार। नमस्ते जी रिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहती हैं आज आप? बिल्कुल, एक सर को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनका भी परीक्षा होने वाला है 25 अप्रैल से। तो सर जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनका भी होने वाला, जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनका भी होने, सबका होने वाला। कोविड के कारण उनकी जो परीक्षाएं जो उनकी पढ़ाई थी, एजुकेशन थी, वो ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन जो ऑफलाइन में समझ में आता है वो ऑनलाइन में नहीं आता है। तो उनके लिए जो एक साइकोलॉजिकल तनाव है, जो मनोवैज्ञानिक तनाव उनके ऊपर ज्यादा आता है सर। तो वो ऐसे अपने आहार या विहार या फिर तनाव को कैसे दूर करे, डिप्रेशन को, ताकि वो परीक्षा अच्छा दे सके और नंबर अच्छा ला सके। जी डॉक्टर संजय, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिंकी जी ने पूछा है, क्योंकि अभी तक कोविड के समय में सारी चीजें ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन अब जब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा है तो ऑफलाइन कक्षाएं भी हो रही हैं, एग्जाम्स भी हो रहे हैं ऑफलाइन। तो पढ़ाई तो ऑनलाइन माध्यम से की है, लेकिन अब एग्जाम ऑफलाइन माध्यम से देने जा रहे हैं। तो कुछ बच्चों में थोड़ा सा एंजाइटी है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कैसे इससे ओवरकम हो? देखिए, इसमें सबसे बड़ा योगदान पेरेंट्स का और टीचर्स का है कि पॉजिटिव बात करें और बच्चों को ये बताएं कि ये ऑनलाइन हमेशा जारी नहीं रख सकते, क्योंकि इससे एक लर्निंग गैप हो रहा है। और कई बच्चे तो हमने देखा कि वो लिखना भूल गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन में उन्होंने कभी लिखा ही नहीं है। तो यह बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स और टीचर बच्चे को मोटिवेट करें कि ऑफलाइन जाना ही सॉल्यूशन है और हमें जाना पड़ेगा। और अगर पेरेंट्स और टीचर्स ने उसकी मदद की बच्चे की, तो वो जरूर बच्चा अच्छा करेगा। बच्चों में एडेप्टेबिलिटी बेटर होता है इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स, तो वो बहुत जल्दी एडेप्ट कर जाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि बच्चे को घर में कुछ बोलें कि जैसे कुछ सैंपल पेपर सोल्व करें, अपने आप सोल्व करें या पेरेंट्स के मार्गदर्शन में सोल्व करें, तो उससे उनको लिखने की आदत होगी। और जब लिखने की आदत होगी तो वो एग्जाम में जाकर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उनकी एंजाइटी काफी हद तक कम हो जाएगी। जी, और दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमें ये समझाइए, कोवैक्सीन जो बना है ये मरे हुए वायरस से बना है, कोरोना के मरे हुए वायरस से बताया गया था समाचारों के थ्रू, जिसमें हमें ये समझ में नहीं आया कि अभी तक कि इतने करोड़ जो वैक्सीन बने हैं, जो लग चुके हैं, कि कितने वायरस और ये आप कैसे बनाते हैं वायरस को, मरे हुए वायरस को कैसे वैक्सीन में इस्तेमाल होता है? ये थोड़ा कंफ्यूजन की बात है, थोड़ी समझाइए इस बात। जी देखिए, वैक्सीन बनाने की अलग अलग विधि होती है। कई बार लाइव वायरस से वैक्सीन बनते हैं, कई बार किल्ड वायरस से वैक्सीन बनते हैं उनके प्रोटीन को यूज करके। और अब तो mRNA वैक्सीन भी, जैसे आपने सुना होगा, फाइजर मॉडर्ना के वैक्सीन बने हैं। तो वैक्सीन बनाने की पद्धति, अगर आपको बहुत ज्यादा रुचि है तो आप इंटरनेट के माध्यम से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि वैक्सीन बनाने की जो भी पद्धति होती है उसमें एक समय लगता है, और वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में इस बात का ख्याल रखते हैं कि वैक्सीन इफेक्टिव तो हो, लेकिन साथ में सुरक्षित भी जरूर हो।
क्योंकि वैक्सीन लगाने के पीछे पहला उद्देश्य है बीमारी को दूर करना या बीमारी से बचाना, लेकिन दूसरा उद्देश्य ये है कि इससे साइड इफेक्ट ना हो या इसके कोई कुप्रभाव ना हो, ताकि जिसमें वैक्सीन लगाया जा रहा है उसमें इसके कोई विषम परिणाम न दिखे। जी बिल्कुल, तो ये तो वैक्सीन के बारे में बात हुई। और डॉक्टर संजय, आपका न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है और आपसे ये जानना चाहेंगे, कई बार एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम होती है ब्रेन स्ट्रोक, जो कि हमारे देश में बहुत आम है। कभी ऐसा किसी के साथ होता है तो किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं और हमें उसको इमीडिएट क्या करना चाहिए, कैसे उसको फर्स्ट एड देना चाहिए? देखिए, अगर ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम आते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक मोटे तौर पर दो तरह का होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्कीमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक मतलब ब्रेन में जो आर्टरी होती है उसमें रप्चर हो जाती है और खून जम जाता है, खून इकट्ठा हो जाता है। और इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि खून जम जाता है। तो दोनों स्ट्रोक में सबसे जो बड़ी बात क्या है कि इस्कीमिक स्ट्रोक में हमें 3 घंटे या 4.5 घंटे के अंदर में हम कुछ दवाएं दे सकते हैं। तो उन दवाओं को हम तभी दे सकते हैं अगर मरीज स्ट्रोक होने के 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाए। अगर उससे ज्यादा देर होती है तो उस दवा को देना सही नहीं होता है। तो अगर किसी को भी आपके घर में या आपके आसपास या आपके फैमिली या आपके मित्र कहीं भी स्ट्रोक हो तो इस बात के लिए प्रेरित करें कि बिना समय गंवाए आप अस्पताल पहुंचे, ताकि आप उस विंडो पीरियड में आ सकें जो 4.5 घंटे का विंडो पीरियड है, ताकि आपको दवा दी जा सके अगर आप उसके पात्र हैं तो। जी, उससे आपकी जान भी बच सकती है और आगे आने वाले समय में मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी भी कम हो सकती है। तो डॉक्टर संजय, स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या है? किसी को पता कैसे चलेगा कि उसके घर में किसी को स्ट्रोक पड़ा है? देखिए, स्ट्रोक का जो सिम्टम होता है उसके लिए एक निमोनिक, बहुत ही फेमस निमोनिक है जिसको हम कहते हैं फास्ट। तो फास्ट का मतलब आपको पता होता है तीव्र गति से आना, लेकिन यहाँ फास्ट का मतलब होता है 4 चीजें, 4 सिम्टम को आप पहचानिए। एफ से फेशियल ड्रूपिंग, मतलब अगर किसी का चेहरा नीचे की तरफ झुक जाए तो हो सकता है कि फेशियल वीकनेस के लक्षण हो। दूसरा ए मीन्स आर्म वीकनेस, मतलब हाथों में वीकनेस है तो वो स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। तीसरा है एस इज स्पीच डिफिकल्टी। स्पीच डिफिकल्टी मतलब बोलने में दिक्कत हो रही हो, वो भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। और लास्ट में है टी मतलब टाइम। टाइम का मतलब होता है कि आपको 4.5 घंटे के अंदर में अस्पताल पहुंच जाना है। तो फास्ट को याद रखें। अगर आप फास्ट को याद रखेंगे तो आप फास्ट चलेंगे और जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे। बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर संजय, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश में यही देना चाहता हूं कि जैसे हमने कोविड का मुकाबला 2 साल से किया है और हमने काफी हद तक इस पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन अगर भविष्य में कोविड के कोई और वेरिएंट आते हैं या कोई और लक्षण आते हैं तो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाकर उस पर काबू पा सकते हैं। तो यह ना भूलें कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर संजय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार। जी धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संजय ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए और आपका स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।